हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 19 जिसमें बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केमिस्ट्री का ये पहला टॉपिक है। इससे पहले आप लोगों को बायो और फिजिक्स कंप्लीट कराया जा चुका, राइट। तो चलिए फिर आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें ये है कि परमाणु उदासीन क्यों होते, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी को पता होगा कि परमाणु के मतलब 3 उपपरमाणविक कण होते हैं, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन एक तरह से न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि उदासीन इसे क्यों कहा जाता है। तो परमाणु में नाभिक के अंदर मौजूद प्रोटॉन की संख्या नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, क्योंकि प्रोटॉन का धनावेश और इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश, जो कि परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और इसी कारण यहाँ पे कह सकते हैं कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण। सेकेंड प्रश्न आता है, जिसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कैथोड किरणें केवल इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है और ये सभी गैसों के लिए समान होती है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कैथोड किरणें वास्तव में तीव्र गति से चलने वाली ऋणावेशित कण होती है। ऋणावेशित का मतलब कि इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चूंकि इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों के मूलभूत कण होते हैं, इसलिए कैथोड किरणों के गुण इस पर भी कैथोड किरणों के गुण इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस से भरी हुई है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट था कि इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, सेकेंड पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अत्यंत कम होता है और यह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग इतनावा भाग होता है, राइट। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों पहला सही हो रहा है। तीसरा पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने गोल्डस्टीन के प्रयोगों के आधार पर की थी। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। क्यों गलत होगा वो समझते हैं। देखिए, जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जबकि यहाँ पर हम गोल्डस्टीन को जानते हैं, इन्होंने कैनाल किरणों या फिर धनावेशित कणों की खोज की, जिसे हम आगे चलकर प्रोटॉन की पहचान के रूप में जानते हैं। तो गोल्डस्टीन का इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर जे थॉमसन के साथ कोई भी संबंध नहीं था। तो ये तीसरा पॉइंट गलत होगा। फर्स्ट और सेकंड सही है, हमें कथन सही बताना था, इसलिए ए को टिक करेंगे, राइट। चलो अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, पहला पॉइंट है कि एनोड किरणें यानी कैनाल किरणें धनावेशित कणों से बनी होती हैं। कैथोड जैसे इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, ऋणावेशित कणों की बनी होती है, उसी तरह से एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये किरणें धनावेशित विकिरण होती हैं। अच्छा, सेकेंड पॉइंट आते हैं कि प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। यहाँ पे बात करें कि हालांकि धनावेशित कणें जो यहाँ पे कैनाल किरणों के बारे में बात किया जा रहा है कि अस्तित्व का पता गोल्डस्टीन ने लगाया था, लेकिन प्रोटॉन शब्द और इसके एक स्वतंत्र नाभिक कण होने की अवधारणा जो है वो रदरफोर्ड ने दी थी। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, राइट। तो कह सकते हैं कि असत्य क्या है? कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए डी को टिक करेंगे, ठीक है। फिर आता है चौथा का पहला पॉइंट, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें समझना ये होगा कि न्यूट्रॉन विद्युत रूप से उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका द्रव्यमान भी हम जानते हैं कि करीब लगभग हम 1.6 लेकर के चलते हैं, 1.6 × 10⁻⁻7 ये केजी होता है, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं। जो प्रोटॉन के द्रव्यमान का प्रोटॉन का द्रव्यमान भी लगभग इसी के आसपास होता है, बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमने न्यूट्रॉन का देखा था, ये न्यूट्रॉन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर हम प्रोटॉन की देखें तो देखो, अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की कोशिश करें तो 1.6749 इस तरह से लिखेंगे, 10⁻⁻17 kg। ये आपका न्यूट्रॉन का हो गया। और उसी तरह से अगर हम प्रोटॉन का देखें तो प्रोटॉन का करीब होता है 1.672 आपका 6 हो जाएगा, 10⁻⁻27। अब आप देख सकते हो इजीली क्लियरली, आप देख सकते हो कि यहाँ पर न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, राइट, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये लगभग बराबर हम मान करके चलते हैं। अगर जिस तरह से भी प्रश्न पूछा जाए वो हम देखेंगे,
क्लियर हो गया। तो लगभग यहाँ पे बराबर कह रहा है, तो पहला पॉइंट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट है कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। यहाँ पर ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1935 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तीसरा आता है कि हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में नाइट्रोजन ही न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हाइड्रोजन के बेसिकली 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, जिसे पहला हम लोग प्रोटियम कहते हैं, दूसरा को ड्यूटेरियम कहते हैं और तीसरा को हम लोग ट्राइटियम कहते हैं। प्रोटियम जो होता है इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है, राइट। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सभी समस्थानिकों में कैसे कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन होता है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अब जो कि यहाँ पर ड्यूटेरियम की बात करें तो इसमें एक न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे 3 में से एक गया तो 2 यहाँ पर इसमें 2 न्यूट्रॉन देखने को मिलता है, राइट। जबकि 1 में से 1 जाएगा तो 0 यहाँ पर न्यूट्रॉन आता है। तो उसी तरह से कह सकते हैं तीसरा पॉइंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही था। सही को चुनना है तो 1 और 2 यहाँ पे सही निकल के आएगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। उम्मीद है कि सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना होता है, तो यहाँ पर 1836 कह सकते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल माना जाता है। पोजिट्रॉन जस्ट लाइक अपोजिट होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखता है और पोजिट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, बस इतना याद रखिएगा, राइट। आगे बढ़े, चलो। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से पूछा सकता है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो कार्ल एंडरसन आप याद रख लेना, ठीक है, एंडरसन याद रख लेना, 1932 में इन्होंने खोज किया था। क्लियर। नेक्स्ट वन, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, बताइए। परमाणु क्रमांक जो है वो किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है कि नाभिक में तो यही दोनों होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जिन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है कि नाभिक का आकार परमाणु के कुल आकार की तुलना में बहुत बड़ा होता है। जी नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं होता है, मतलब 1 का 10 की पावर -15 होता है ये नाभिक का, और 10 की पावर -10 होता है इसका। तो ज़्यादा बड़ा मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वास्तव में नाभिक का आकार की कुल आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। परमाणु की जो त्रिज्या है लगभग 10 की पावर -10 है, ये आपका परमाणु हो गया और ये आपका नाभिक हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में आप देख पाएंगे कि ज़्यादा का मतलब बहुत बड़ा ऐसे कह सकते नहीं होता। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा सेकेंड पॉइंट जो कि गलत है। तीसरा आता है परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, ये करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, 1 और 3 ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो कुल इतना कूलम्ब होता है, क्या ये सही है, तो यहाँ पर कहेंगे कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि प्रोटॉन का आवेश जो है पॉजिटिव में होगा, कूलम्ब होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमने ऑलरेडी बात किया हुआ था, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तीसरा है कि मिलिकॉन के तेल बूंद प्रयोग से प्रोटॉन के आवेश की गणना की गई थी। यहाँ पर ये पॉइंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर सारा चीज़ सही कह रहा है। जो मिलिकन थे, R.A. मिलिकन, इन्होंने 1909 में अपने प्रसिद्ध तेल बूंद प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के आवेशों की गणना की थी, ना कि प्रोटॉन की। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है। फर्स्ट और सेकंड सही था, हमें असत्य बताना तो केवल 3 को टिक करेंगे, जो कि गलत है। असत्य कथन चुने, प्रोटॉन नाभिक के अंदर स्थित होते हैं, बिल्कुल सही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी सही है। न्यूट्रॉन आवेशित कण होता है जिन्हें न्यूट्रल होता है। अगला है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो मैंने आपको तीनों ऊपर में ऑलरेडी अच्छे से बताया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, जिसमें हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम जानते हैं। प्रोटियम में केवल मतलब एक प्रोटॉन होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, राइट। चलो अगला प्रश्न, पहला पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तरंग और कण दोनों की प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्या ये सही होगा।
एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम कह सकते हैं लुई डी ब्रॉगली करके एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण दैत्य प्रकृति यानी ड्यूल नेचर प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कि वे कण की तरह भी व्यवहार करते हैं, साथ साथ तरंग की तरह भी प्रदर्शित करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग तो ये पॉइंट बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ जो कि मिस्टेकली मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये पॉइंट करेक्ट है, राइट। अच्छा, सेकेंड पॉइंट आता है कि हाइजेनबर्ग के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग सटीक निर्धारण संभव है। ये पॉइंट गलत है, यह कथन जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत हमने पढ़ा है फिजिक्स में, ये चीज़ आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में। किसी इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति, पोजीशन और वेग संवेग दोनों को एक साथ सटीक निर्धारित करना असंभव है। यदि हम एक को सटीक रूप मानते हैं तो दूसरे की अनिश्चितता बढ़ जाती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट। तीसरा पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि नील बोर के परमाणु मॉडल का मुख्य बिंदु है कि उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित मतलब फिक्स्ड जो कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम लोग ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट सही था। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है, हमें असत्य बताना है, तो केवल और केवल 2 यहाँ पर असत्य होगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो फटाफट लाइक ज़रूर करके जाना है, ठीक है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इन्हें किसकी खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने जब प्रकीर्णन कराया था तो इन्होंने नाभिक की खोज किया था, ऑप्शन सी होगा। एनोड किरणें की खोज किसने किया था? बताइए, एनोड किरणों की खोज किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। परमाणु क्रमांक, पहला पॉइंट है परमाणु क्रमांक Z नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। क्या ये सही है? तो यहाँ पे कह सकते हैं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर Z उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को दर्शाता है, और यही वह संख्या है जो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में किसी तत्व का स्थान निर्धारित करता है। तो पहला पॉइंट सही है। सेकेंड है कि एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की बराबर होता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि उदासीन यानी न्यूट्रल परमाणु पर कोई शुद्ध आवेश नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या के बिल्कुल बराबर होती है, इसलिए कह सकते हैं ये पॉइंट भी करेक्ट है। परमाणु क्रमांक बदलने पर भी तत्व के रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। अब देखिए, यह कथन अगर हम बात करें तो गलत होगा, क्योंकि किसी तत्व के रासायनिक गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, जो परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या द्वारा निर्धारित होते हैं। यदि परमाणु क्रमांक बदलता है तो तत्व ही बदल जाता है, और इससे क्या होता है कि परिणाम स्वरूप उसके रासायनिक गुण पूरी तरह से बदल जाता है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड सही था, सही कथन चुनना है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? ये आप तो आसानी से गेस कर ही सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि इसमें देखिए नेगेटिव चार्ज होगा और पावर में -19 होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बोर के मॉडल अनुसार इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में घूमते हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है? तो ये प्रोटॉन के बराबर होता है, ऑप्शन बी होगा। कूट पर आधारित प्रश्न दिया गया है, जैसे कि कथन दिया गया न्यूट्रॉन विद्युत रूप से उदासीन होता है, सही है। न्यूट्रॉन का उपयोग नाभिकीय विखंडन में करते हैं, इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें सब कुछ अच्छे से बताया गया था। तो दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पहला पॉइंट है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1836 गुना होता है, जो कि सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देखिए, ये 1836 कहीं लिखता है, 1837 लिखता है, कहीं 1840 लिखता है, तो ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, इसे बस आपको लगभग याद रखना है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, हमने ऊपर में भी ये बात किया हुआ था, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का अपरमाणविक कण होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट भी करेक्ट बनेगा, क्योंकि तीनों में सबसे जो कि हल्का यही हमें देखने को मिलता है, तो कह सकते तीनों कथन सही है, इसलिए डी हो जाएगा। नाभिकीय बल किनके बीच कार्य करता है? ये भी हमने लास्ट वाली वीडियो में बात किया था। प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच कार्य करता है, इसलिए सी होगा। समस्थानिकों में किसकी संख्या समान होती है? आइसोटॉप में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी प्रोटॉन की संख्या समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बी सही होगा।
पहला पॉइंट कह रहा है कि बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड में कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा को उत्सर्जन करता है, इमिशन करता है, अवशोषण नहीं करता। ऊर्जा का अवशोषण तब होता है जब वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में कूदता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर टोटली गलत था। तीसरा है कि बोर का मॉडल केवल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम प्लस के लिए मान्य होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यानी केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर मान्य होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड दो सही है। असत्य बताना तो केवल दो यहाँ पर असत्य था, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा बनता है वो क्या कह रहा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो क्या होता है। तो अभी जस्ट हमने पीछे बात किया था कि जब कोई कण उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन, ऑप्शन बी होगा। मेसॉन की खोज किसने की थी। मेसॉन एक प्रकार का जो कि कण है, मेसॉन कण का खोज किसने किया था, तो युकावा ने किया, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना होगा। एक होता है कक्षा, ध्यान रखिएगा, एक है कक्षा और एक होता है जो कि कक्षक, यानी एक तरह से ऑर्बिट और एक होता है ऑर्बिटल। तो दोनों को अलग अलग तरह से समझना होता है। कक्षा जो है यह बोर के मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। यह एक 2D जो कि कह सकते हैं अवधारणा होती है और ये बोर के मॉडल पर आधारित था। अच्छा, जब कक्षक की बात कर रहे हैं हम लोग यानी ऑर्बिटल की, यह नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय यानी 3D जो होता है, 3D क्षेत्र होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे आधा, मतलब सबसे आधा कहते हैं सबसे अधिक, लगभग 90 से 95% तक होता है। ठीक है, यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे हमसे अधिकतम संभावना पूछा गया था, तो कक्षक को टिक करेंगे ऑर्बिटल, राइट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रिनो एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान और आवेश दोनों शून्य होता है, क्या ऐसा ही है। तो पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, हमें बताना है कि असत्य कथन क्या है। तो पहला पॉइंट, न्यूट्रिनो एक अत्यंत सूक्ष्म उप परमाणविक कण होता है। यह विद्युत रूप से पूरी तरह से उदासीन होता है और इसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है, यानी ये कह सकते हैं द्रव्यमान और आवेश दोनों शून्य होता है। तो ये करेक्ट होगा, पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड पे क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, इसकी खोज पाउली ने किया था, यानी न्यूट्रिनो के अस्तित्व की भविष्यवाणी 1930 में जो कि पाउली ने की थी। उन्होंने बीटा क्षय नाम से इन्होंने बताया था। बीटा क्षय के दौरान ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाने के लिए इस कण की परिकल्पना की गई थी। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि यह प्रकाश की गति से चलता है। ध्यान दीजिएगा कि इसका द्रव्यमान नगण्य होता है और इस पर कोई आवेश भी नहीं होता है। तो ये पदार्थ के साथ बहुत मतलब पदार्थ के साथ बहुत कम क्रिया करते हैं और प्रकाश की गति के बहुत करीब चलते हैं। तो यहाँ पर ये लगभग देख सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन सी आंसर टिक करेगा। नेक्स्ट आता है असत्य कथन चुने। असत्य कथन चुना, अच्छा, न्यूट्रिनो के बारे में 2-3 पॉइंट और इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि हम बता देना चाहते हैं। एक तो होता है कि न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक कण होता है और हर सेकंड खरबों न्यूट्रिनो हमारे शरीर के आर पार निकल जाते हैं, लेकिन हमें इसका पता तक नहीं चलता। अच्छा, सेकंड पॉइंट की वेदन क्षमता की बात करें तो ये पृथ्वी और अन्य ठोस पदार्थों को बिना किसी बाधा के पार कर सकते हैं, इसलिए इन्हें भूतिया कण भी कहा जाता है, घोस्ट पार्टिकल के नाम से भी इसे जानते हैं। तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि घोस्ट पार्टिकल क्या होता है। तो घोस्ट पार्टिकल न्यूट्रिनो होता है, ठीक है। और इसके मुख्य 3 प्रकार भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूटॉन न्यूट्रिनो और ट्राउ न्यूट्रिनो करके 3 इसके प्रकार भी होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है असत्य कथन चुनना है। तो तीनों पॉइंट को अगर हम पढ़ेंगे तो जैसे कि न्यूट्रॉन का जीवन काल
नाभिक के बाहर अनंत होता है। जी नहीं, ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि एक स्वतंत्र न्यूट्रॉन नाभिक के बाहर अस्थिर होता है और इसका औसत जीवन काल लगभग सिर्फ 15 मिनट के आसपास ही होता है। तो ये अनंत तो कहना बिल्कुल गलत होगा, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? जैसे कि कोई कोष है ये आपका इस तरह से, तो मान लीजिए इस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे पता करते हैं? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 2n²। ठीक है, 2n² के थ्रू निकालते हैं। इसे k, l और m से डिनोट किया जाता है। जैसे कि हम अगला प्रश्न में देखेंगे कि m कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ऐसे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो मान के चलिए कि इसमें हमें निकालना होगा कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस निकालने के लिए 2n² फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो k1 हो गया, L2 हो गया, ये 3 हो गया तीसरा कोष। अगर यहाँ और रहता तो इसे चौथा मान लेते हैं। तो अगर हमें मानना है कि m में, तो m ये तीसरा कोष में है, तो यहाँ पे 2n² निकालना है, यानी n का वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 2 और 3 थे 9 दूनी 18, यानी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं तीसरे कक्ष में या फिर m सेल में। समझ में आया? चलो अगला सवाल। पहला पॉइंट कह रहा है कि न्यूट्रिनो एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान और आवेश दोनों शून्य होता है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया ही, तो ये पॉइंट करेक्ट होगा। अच्छा, ये शायद क्वेश्चन ही हमारा रिपीट हो चुका है। चलो क्वेश्चन रिपीट है, ये हमने देख लिया था, कोई भी गलत नहीं था, सब कुछ अच्छे से समझा दिया था मैंने। फिर आता है न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया, ये हमने बात किया। कूट पर आधारित प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ए का 2 के साथ मिलाएंगे, यहाँ पे देखिए ए का 2 के साथ आराम से मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया, तो बी का फर्स्ट मिल रहा है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। परमाणु के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु के रासायनिक जो गुण हैं वो कह सकते हैं परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन सी होगा। बोर के अनुसार परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है, क्या ये सही होगा? तो अगर हम बात करें कि नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को आगे बढ़ाते हुए इस बात की पुष्टि उन्होंने किया था कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सघन और धनावेशित नाभिक होता है जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल कह सकते हैं सही है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बेताकार पथों में घूमता है, ये तो बिल्कुल सही है ही। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मनमाने ढंग से नहीं बल्कि एक निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं और इन पथों को कक्षा, कोष या फिर ऊर्जा स्तर कहा जाता है, जिसे हम लोग KLMN ऊपर में हमने बताया था उससे डिनोट करते हैं, जहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में होता है तो वहाँ ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट की अगर बात करें तो यह बोर के मॉडल की सबसे क्रांतिकारी बात यही थी कि उन्होंने बताया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में घूमता रहता है तब तक वह ऊर्जा का विकिरण या फिर उत्सर्जन नहीं करता है। इसी कारण परमाणु स्थिर बना रहता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है, इसलिए सी को टिक करेंगे। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल जो है किसने दिया था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा। इसे दिया गया था थॉमसन के द्वारा। थॉमसन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन सी। नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन में कौन सा बल कार्य करता है? कौन सा बल कार्य करता है? तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। प्रोटॉन की खोज के लिए श्रेय गोल्डस्टीन को दिया जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने एनोड किरणों के प्रयोग में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया है था। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग में जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के भीतर अत्यंत कम दाब पर हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया था। जब इस गैस में इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचे हुए धनावेशित कण ही एनोड किरणें कहलाई थी, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा आता है प्रोटॉन वास्तव में आयनित हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन परमाणु के केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हाइड्रोजन अपने एकमात्र इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब वहाँ पे कह सकते हैं कि केवल नाभिक प्रोटॉन ही बचता है। इसलिए अत्यंत हाइड्रोजन आयनित हाइड्रोजन परमाणु को ही हम लोग प्रोटॉन
मानते हैं, कहा जाता है। तो तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल है असत्य कथन को चुनना है। ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट है कि परमाणु द्रव्यमान एएमयू में मापा जाता है, तो जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें असत्य बताना है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, ऊपर में बात किया था। सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन अनिवार्य रूप से होता है, जी नहीं। हमने ऊपर में एक चीज़ देखा था जहाँ पर हाइड्रोजन के समस्थानिक में पहला जो था 1H1, जिसे हम लोग प्रोटियम कहते हैं, तो प्रोटियम में बिल्कुल भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो कैसे कह सकते हैं कि सभी परमाणुओं में अनिवार्य रूप से होता है, तो ये चीज़ गलत हो गया, सी को टिक करेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जैसे कि अगर मान लो कि मैं 11 लेता हूँ, जिसे हम लोग सोडियम कहते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या 11। अब इसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 2, 8, 1 होगा, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे हमें समझना होगा, जो अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2 और 8, 2 और 8 टोटल यहाँ पर 10 हो गए, तो 10 इसका कोर इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और बाह्यतम कक्ष में, यानी जो बाहर में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, ये हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है और कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं करना, ध्यान में रखना। क्लियर हो गया? तो कह सकते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे कहेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। किसी परमाणु के नाभिक का आकार क्या होगा? परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन बी, राइट। अगला प्रश्न, पहला पॉइंट है कि किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्णांक होता है। कहने का मतलब, अगर हम देखें कि कार्बन लेते हैं, कार्बन के परमाणु संख्या 12 होता है, तो द्रव्यमान संख्या हम जैसे कि जानते हैं क्या होता है, प्रोटॉन और ये आपका दोनों को जोड़ा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन इसमें कितना का 6 होता है और न्यूट्रॉन भी 6 होता है, दोनों को जोड़ने पर 12 एक तरह से पूर्णांक आता है, पूरी संख्या आती है, तो पूर्णांक टोटल बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी तरह से आप निकालोगे तो इस तरह से देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है? परमाणु भार भिन्न हो सकता है। तो परमाणु भार यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर देखा जाए तो क्या कह सकते हैं कि परमाणु भार या फिर औसत परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति में अधिकांश तत्व जो अपने विभिन्न समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। इन समस्थानिकों की औसत जो प्रचुरता होती है, उनके कारण मान दशमलव में आता है। जैसे कि हम एक चीज़ जानते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु भार कितना आता है? 35.5, ठीक है, 35.5। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भिन्न हो सकता है, तो ऑप्शन हम बी यहाँ पे कहेंगे कि सत्य बताना है। तो चलो पहले ये तो ठीक ही कह रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो हम इसके बराबर होता है, ये भी करेक्ट है। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाना होता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। तो सत्य क्या है? तो तीनों के तीनों सत्य, कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में मौजूद होता है। मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल प्रोटॉन भाग लेता है, ये तो पॉइंट यहाँ पर कह सकते हैं गलत होगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, प्रोटॉन नहीं, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। परमाणु की संयोजकता उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है, ये करेक्ट है। किसी तत्व की संयोजकता जो है, यानी दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने की शक्ति, पूरी तरह से उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं या फिर उन्हें ग्रहण करते हैं या फिर साझा करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड सर करेक्ट है, 1 और 3 को टिक करेंगे, 1 और 3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आता है, मेसोन कणों की खोज युकावा ने किया था, ये बिल्कुल सही है। मेसोन कण नाभिकीय कणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें भी हम कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, नाभिकीय बलों के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच होता है, तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पहला पॉइंट है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण उनके प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होते हैं। यहाँ पर ये कहना कि एक तरह से कह सकते हैं कि किसी तत्व के रासायनिक गुण मुख्य रूप से उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, जो सीधे तौर पर प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु क्रमांक द्वारा निर्धारित होते हैं। तो ये पॉइंट कह सकते हैं कि सही है, राइट। किसी तत्व के भौतिक गुण न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अब ये पॉइंट अगर बात करें कि किसी तत्व के भौतिक गुण जैसे द्रव्यमान, घनत्व, क्वथनांक आदि न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम समझ सकते हैं समस्थानिक, क्योंकि समस्थानिकों में प्रोटॉन समान होते हैं तो रासायनिक गुण समान होगा, लेकिन न्यूट्रॉन अलग होते हैं, उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो ये पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन केवल ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, यह कथन गलत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करते बल्कि वे रासायनिक बंध बनाने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। इलेक्ट्रॉन के साझा करने या फिर आदान प्रदान करने से ही अणु या फिर यौगिक बनते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा स्थानांतरण के लिए नहीं होते। तो पहला और दूसरा सही था, हमें बताना था सत्य कथन। 1 और 2 को टिक करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को फटाफट नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलते चलते लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यह है कि कैथोड किरणों में क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। हम आपसे मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।